मैं बस ये बोल रहा था, आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके इस एग्जाम में। डिपेंड करता है आप रिवीजन कितना अच्छा करते हैं, और जो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर है उन पर कितना फोकस करते हो। एग्जाम बहुत इजी आता है, और नेक्स्ट अपडेट हो उससे पहले एग्जाम क्लियर कर लो। अगर हो सकता है कि 2-4 महीने में फिर कोई नई न्यू अपडेशन आ जाए, न्यू अपडेट आ जाए, तो कोई मतलब नहीं होगा। इजिली एग्जाम निकलता है ये बहुत। चैप्टर 10 के बाद मेरे ख्याल से बाकी के जो चैप्टर है बहुत इजी है, वो तो एक दिन में हो जाएंगे। चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट के 4 प्रीवियस 3 क्लासेस भी लिए हैं अपन ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 10 है परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं, इवेल्यूशन कैसे करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर का। रेट ऑफ रिटर्न मेजर, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू द इन्वेस्टर, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी बाय पोर्टफोलियो मैनेजर, ड्यू डिलिजेंस, पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्शन। तो देखो, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले इसके मेन पॉइंट को देखना जरूरी है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, क्या अपने को स्टडी करने को मिलेगा। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो केवल एक वर्ड्स में लिखे हैं, इसको अपन डिटेल में दिखेंगे। ठीक है, लेकिन समझ में आ जाता है कि हाँ, ये सब चीजें अपन सीखने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न मेजरमेंट कैसे होता है? पहला होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कितने समय तक आपने उसको, पोर्टफोलियो को या इन सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखा है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसको टोटल रिटर्न या पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है। इट इक्वल द इनकम जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट प्लस द चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड, कितने समय तक आपने हेल्ड करके रखा है। ठीक है। बिगिनिंग वैल्यू क्या थी? एज अ परसेंटेज सम, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक उसके बाद कितनी वैल्यू है। जैसे अप्रैल में आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 31 मार्च 2019 में, 2018 में आपने इन्वेस्टमेंट किया, 2019 में एक साल बाद 1,20,000 हो गया। तो होल्डिंग पीरियड, एक साल आपने होल्ड किया तो उसका रिटर्न हुआ 20। ठीक है। इसे कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है। 20% आया, लेकिन आपको 5,000 डिविडेंड भी मिला या इंटरेस्ट मिला, तो टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न अब क्या हो गया? 25%। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं। ठीक है। होल्डिंग एचपीआर बहुत ही इजी होते हैं ना, ऐसा नहीं है कोई डिफिकल्ट है। लेकिन होल्डिंग पीरियड में आपको ये देखना है कि आप डिविडेंड और या इंटरेस्ट इनकम को कंसीडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फॉर्मूला बहुत इजी है, इनकम प्लस एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग। ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, XIRR, एक्सटेंडेड। ठीक है। मेथड यूज होता है एनुअलाइज रिटर्न ऑन ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, जिसमें इरेगुलर कैश फ्लो ऑकरिंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है। इट रिफाइन द ट्रेडिशनल IRR। ठीक है। ये XIRR का एक्सेल सीट में फॉर्मूला भी होता है। अगर कभी XIRR से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आप फॉर्मूला, यानी कि एक्सेल सीट में अगर उसको उसका बस वैल्यू पुट करते हो तो भी आ जाता है। जैसे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया 75,000। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईयर, ईयर स्टार्ट हुआ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ऐसा करके उन्होंने 75,000 लिया। ठीक है। 20, 40, 45, 50, 60, 70, 75,000। ठीक है। पहले फर्स्ट ईयर का रिटर्न था -5, नेक्स्ट ईयर -17 में 8, 18 में 30। तो ये इनका 5 ईयर रिटर्न क्या था, लेकिन इन्होंने वैल्यू है कुछ अमाउंट भी ऐड करते गए। ठीक है। तो इनका रिटर्न स्टार्टिंग में 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न जनरेट हुआ -5, मीन्स माइनस गया 250 रुपए, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 4,750। नेक्स्ट ईयर इनके पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 हुआ, 15% का माइनस हुआ, तो इनका टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो गया? देखो, 4,750 पहले था, 10,000 और ऐड किया इन्होंने, तो 14,750 हुआ। ठीक है। तो रिटर्न बार माइनस में, 2017 में 29,000 हो गया, 15,000 और उन्होंने ऐड किया, 2018 में, 19 में। ठीक है। तो व्हाट इज द रेट रिटर्न जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर बाय डिस्काउंटिंग द टर्मिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? ठीक है।
टू कैश फ्लो कंट्रीब्यूटिंग मेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जनरली नहीं आते, फिर भी अपने को एज अ नॉलेज पता होना चाहिए। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इनका रिटर्न जो जनरेट हुआ 15.5% ओवरऑल 5 साल में। फिर नेक्स्ट होता है टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न, मोस्टली वाइडली यूज होता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए। कभी भी पीएमएस का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस को जो चेक किया जाता है, वो इसी के बेस पे किया जाता है। ये मेजर करता है कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न ओवर अ मल्टीपल टाइम, न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कैश फ्लो, ठीक है। TWRR प्रोवाइड एक्यूरेट मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो रिटर्न परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वो TWRR है। आप TWRR याद रखिएगा, टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला जनरली नहीं मे भी पूछ दे तो ठीक है, लेकिन आज तक कभी इन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ये आता है एलिमिनेटेड बायस ड्यू टू कैश फ्लो, आइडियल फॉर कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न, ये इनका एडवांटेज है। कॉम्प्लेक्स क्या है TWRR का, कि उसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बस यहीं से इतने से ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर होता है ग्रॉस वर्सेस नेट रिटर्न। एक होता है ग्रॉस रिटर्न। ग्रॉस मीन्स कि आपने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख, लेकिन आपकी फीस एक्सपेंस कमीशन ये सबको माइनस कर दिया जाए तो आता है टोटल रिटर्न, नेट रिटर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। फीस एक्सपेंस कमीशन ये सबको माइनस करोगे ना, तो आता है नेट। लेट अस लुक एट डिफरेंट एग्जांपल। जैसे आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू है 1 करोड़, 100 लाख की, इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 ईयर, प्रॉफिट कितना हुआ 20%, हर्डल रेट था 10%, ठीक है। हर्डल रेट आप समझे होगे तब जब आपने रिवीजन किया होगा, ठीक है। एक्सपेंस में क्या है, ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस, ग्रॉस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। अपफ्रंट फीस नील थी, सेटअप फीस नील थी, फिक्स मैनेजमेंट फीस चार्ज ऑन एवरेज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 1.5, परफॉर्मेंस फीस, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार। तो ओवरऑल बस इसका ये मतलब है ये सब चीजों का, कि आपको जो रियल रिटर्न है वो ग्रॉस रिटर्न से कम ही है, ठीक है। सेम इसका एक ही लाइन में एक मतलब है, अगर इसको कॉमन भाषा में समझे तो। AUM कितना हुआ 1 करोड़, आपका प्रॉफिट हुआ 20%, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू क्या हुआ 1 करोड़ 20 लाख। एक्सपेंस आपने 0.5%, आपका ग्रॉस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड 60,000 माइनस हो गया। ग्रॉस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो लेस अदर एक्सपेंस, ये माइनस हुआ। फिक्स मैनेजमेंट फीस माइनस हो गया, ठीक है। हर्डल रेट, हर्डल रेट आप समझ के होगे कि 10% से ऊपर आपको रिटर्न जनरेट करके दिया ठीक है, तो वो। फिर परफॉर्मेंस फीस, ठीक है। एग्जिट लोड। तो ओवरऑल आपका रिटर्न कितना हो रहा है 1 करोड़ 13 लाख रुपए, ठीक है, टोटल रिटर्न। ग्रॉस रिटर्न तो आपको दिख रहा है 20, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जब आप पूरे एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो 13%। इसको देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत इजी आते हैं, जैसा मैंने बताया वैसे ही आते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी बोलने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। और देखिए यहां से क्वेश्चन आता है ये वाला, प्री टैक्स वर्सेस पोस्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला है पोस्ट टैक्स रिटर्न इक्वल टू प्री टैक्स रिटर्न इंटू 1 - टैक्स, ठीक है। जैसे प्री टैक्स आपने 13% जनरेट किया, प्री टैक्स है वो, अब उसमें भी 20% टैक्स दे रहे हो, ठीक है। तो ग्रॉस रिटर्न फिर पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना आ रहा है 11.1, ठीक है। तो ये प्री टैक्स 13.88, इसको प्री टैक्स इंटू 1 - टैक्स रेट, आपको टैक्स रेट क्या लग रहा है 20%। अब देखो ग्रॉस रिटर्न और कम हो गया। तो ये प्री टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न है, इसका फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। बहुत ही इजिली बनता है।
अब देखो पोर्टफोलियो रिटर्न, ये क्या चीज है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। द रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेज एवरेज रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी ए उसने रिटर्न दिया 15, वेटेज कितना था 30। सिक्योरिटी बी रिटर्न कितना दिया 10, वेटेज कितना था 20। सिक्योरिटी सी रिटर्न कितना दिया 12, वेटेज कितना था 20। सिक्योरिटी डी रिटर्न दिया 18, वेटेज था 30। कुछ नहीं करना है, 15 × 30, 10 × 20, 12 × 20, 18 × 30, और इसको प्लस कर देना है। ठीक है, 15 × 30 जैसे यहां पे किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट हो रहा है 14.3। ये क्वेश्चन आता ही आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत ही इजी है। रिटर्न इनटू वेटेज इन पोर्टफोलियो प्लस सिक्योरिटी बी का रिटर्न इनटू वेटेज इन सिक्योरिटीज प्लस सिक्योरिटी सी का, देखो सिंपल है, ये कैलकुलेशन हो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है रिस्क मेजर, टोटल रिस्क और डाउनसाइड रिस्क। रिस्क क्या होता है, की डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो रिस्क, टोटल रिस्क एंड डाउनसाइड। तो रिस्क इन अ जेनरिक सेंस इज अ पॉसिबल ऑफ लॉस, डैमेज और हार्म। फॉर इन्वेस्टमेंट मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको टोटल रिटर्न बोलते हैं। इट कैन बी लिमिटेड टू लॉस और वर्स देन एक्सपेक्टेड आउटकम, जिसको केवल डाउनसाइड होता है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। टू पॉसिबल मेजर ऑफ रिस्क रिसीव सपोर्ट इन थ्योरी ऑफ कैपिटल टोटल रिस्क, द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो सेमी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेमी वेरिएशन, ये यहां से क्वेश्चन आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर मेजर ऑफ डिस्पर्सन और इन रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बस इतना याद रखिएगा। Standard deviation is the square root of variation. It quantify the degree with which return fluctuate around their average. A higher value of standard deviation means higher risk. ये याद रखिएगा, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क हो सकता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर किया जाता है परसेंटेज के टर्म में। यहां से तय है क्वेश्चन आता है। Standard deviation is used probably more than any other measurement to describe the risk of securities. In any academic study, investment portfolio performance chance that standard deviation will be used to gauge risk. ठीक है, फाइनेंशियल टूल। तो कॉमनली स्टैटिकल टूल है जो यूज किया जाता है। ये लाइन जो है इसको याद रखिएगा, हायर स्टैंडर्ड, हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मींस हायर रिस्क। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बस इतना याद रखिएगा। सेकेंड होता है पोर्टफोलियो रिस्क वर्सेज इंडिविजुअल रिस्क। ठीक है, तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑफ रिटर्न इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ रिस्क बोथ फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो एज अ होल। Portfolio risk depend on weightage of investment, their individual standard deviation, more importantly correlation across the securities. ठीक है, correlations, स्टैंडर्ड डिविएशन मोर इंपॉर्टेंट द कोरिलेशन। तो ये वर्ड्स याद रखिएगा। टर्मिनोलॉजी किसके साथ कहां यूज हो रही। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क, इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करते हैं बीटा से, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, जो कंपनी का रिस्क अनसिस्टमेटिक या कंपनी स्पेसिफिक हो उसे अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, इसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। अल्फा रिटर्न इज रिवार्डेड फॉर बियरिंग अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर किया जाता है बीटा से, अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करके कम कर सकते हो, और अल्फा रिटर्न जनरेट होता है जब आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को बियर करते हो। तो बीटा सबसे इंपॉर्टेंट है। बीटा सिस्टमेटिक रिस्क इज अ मेजर बाय बीटा, बीटा रिलेटेड द स्टॉक ऑफ स्टॉक और पोर्टफोलियो ऑफ द रिटर्न, यानी कि पूरे पोर्टफोलियो का होता है, इंडेक्स का भी होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है सेंसिटिविटी ऑफ फंड रिटर्न टू फ्लक्चुएशन इन द मार्केट इंडेक्स। ठीक है, रिलेशनशिप होता है
रिलेशन बिटवीन बीटा ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी विद पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी लीनियर होता है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। इंडिविजुअल सिक्योरिटी विद पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी लीनियर होता है दोनों का रिलेशन। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वेटेज एवरेज ऑफ बीटा ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा को मेजर यानी कि इंडिविजुअल वेटेज एवरेज ऑफ बीटा अगर आपको पता है तो आप पोर्टफोलियो का भी बीटा निकाल सकते हो। ठीक है, दो स्टॉक है आपके पास, ये क्वेश्चन भी आता है, स्टॉक ए हैज बीटा 1.2, स्टॉक बी हैज 1.1, तो मल्टीप्लाई करो 0.6 इंटू 1.2, 0.4 इंटू 1.1, तो बीटा आ गया पोर्टफोलियो का 1.16। ठीक है, बहुत ही इजी है, बीटा फेयरली इजी होता है इंटरप्रेट करने में। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो पोर्टफोलियो स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है इंडेक्स से, और बीटा 1 से कम है मींस इंडेक्स से कम वोलेटाइल है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर सबसे इजी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, पहला होता है शार्प रेशो। इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न इन एक्सेस ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न एंड डिवाइड द एक्सेस रिटर्न बाय पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, इसको शार्प रेशो बोलते हैं। इट मेजर रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शार्प रेशो में क्या यूज होता है, एक्सेस रिटर्न बाय पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वर्ड याद रखिएगा। ये इसका फॉर्मूला है एस इक्वल टू आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई ये आपका क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, शार्प रेशो से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये दिया गया है सेम आपको पूरी सब चीजें दी गई होगी, केवल आपको फॉर्मूले पुट करना है। कई बार नहीं भी आता है लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रेनोर। ठीक है, ये सिस्टमेटिक रिस्क, मेजर द एक्सेस रिटर्न फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, इट्स कंपाउंडेड डिवाइडिंग अ पोर्टफोलियो एक्सेस रिटर्न बाय बीटा, बीटा बीटा से डिवाइड होता है। जहां यहां पे आपने देखा होगा शार्प रेशो में स्टैंडर्ड डिविएशन यूज हुआ था, यहाँ पे बीटा का यूज हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क की बात की गई है और यहाँ पे किसकी बात की गई थी, रिस्क फ्री रिटर्न की। ठीक है, बहुत ही इजी है इसको, ये फॉर्मूले देख के ना ये मत सोचना कि डिफिकल्ट है, एक बार दो बार पढ़ोगे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। शार्प रेशो जो होता है यूज होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न एट द मेजर ऑफ रिस्क। ट्रेनोर यूज होता है मेजर यूज बीटा यानी सिस्टमेटिक रिस्क के लिए। एक अगर कोई कंप्लीटली वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, द टू मेजर गिव आइडेंटिकल रैंक बिकॉज टोटल रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क वुड बी द सेम। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। बेंचमार्क एंड पीयर ग्रुप एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होता है, इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। अगर आप किसी का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सूटेबल बेंचमार्क होना चाहिए जिससे आप उसे कंपेयर कर सको रिटर्न को। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन आल्सो इनेबल द इन्वेस्टर टू डिटरमाइन इफ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज इनहेंस्ड द पोर्टफोलियो वैल्यू बियॉन्ड व्हाट कुड बी ऑब्टेन बाय पैसिव इनकम। ठीक है, अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट से ही अच्छे रिटर्न मिल जा रहे हैं तो आप पीएमएस की जरूरत क्या हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेंचमार्किंग की, आप अपने नंबर मेरे से कंपेयर करोगे। मान लो आपने आरए का एग्जाम दिया, ठीक है, मीन्स या पीएमएस का एग्जाम दिया आपने, और आपको लगता है कि किससे पूछा जाए कि किसके नंबर ज्यादा अच्छे हैं, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर आपके नंबर कितने आए थे, मीन्स मेरे से आप कंपेयर कर रहे हो। या हो सकता है आप अपने जो बेस्ट आपका कोई दोस्त यार हो उससे कंपेयर करोगे अपने नंबर्स को। सेम पीएमएस में होता है कि उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है निफ्टी 50 के द्वारा, मिड कैप के द्वारा, निफ्टी मिड कैप के द्वारा, गोल्ड, जो भी है। आइडियल बेंचमार्क होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा, आइडियल होना चाहिए। ठीक है, the identity of constituent their weightage in the benchmark clearly defined, बेंचमार्क इन्वेस्टेबल होना चाहिए, पैसिव एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट विद पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, बेंचमार्क इज हैविंग सेम रिस्क रिटर्न एज अ पोर्टफोलियो, और उसका परफॉर्मेंस भी मेजरेबल होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है,
इसका मतलब एक लाइन में बोलूं तो स्टैंडर्ड का बेंचमार्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने नाम भी नहीं सुना है, उसकी कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड हो, या इजिली कहीं आप सर्च भी नहीं कर सकते हो। ऐसा ना हो, स्टैंडर्ड का, जैसे यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये क्या है? एट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या होता है? की टूल होता है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के लिए, यूज टू ब्रेक डाउन अ पोर्टफोलियो टोटल रिटर्न इनटू वेरियस कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स। ठीक है। इट हेल्प इन्वेस्टर, फंड मैनेजर एंड एनालिस्ट अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ एक्सेस रिटर्न कंपेयर टू अ बेंचमार्क। ठीक है। एट्रीब्यूशन एनालिसिस प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ डिसीजन रिलेटेड टू असेट, सिक्योरिटी सिलेक्शन, मार्केट टाइमिंग हैव इन्फ्लुएंस पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। पहला होता है कि एट्रीब्यूशन एनालिसिस में की कंपोनेंट होता है असेट एलोकेशन का इफेक्ट, कि आपने इक्विटी में ज्यादा किया है कि बॉन्ड्स में कि कैश में ज्यादा रखा है। सिक्योरिटी सिलेक्शंस, इंटरएक्शन इफेक्ट, कंबाइन इंपैक्ट ऑफ एलोकेशन एंड सिलेक्शंस। ठीक है। तो टोटल एक्सेस रिटर्न जैसे जनरेट होता है तो उसमें असेट एलोकेशन का इफेक्ट होता है, प्लस सिक्योरिटी सिलेक्शन, प्लस इंटरएक्शन इफेक्ट। ठीक है। तो ये तीनों से बनता है एट्रीब्यूशन एनालिसिस। बहुत ही सिंपल है, आते हैं क्वेश्चन। अगर ये डिटेल में ना पूछा जाए तो बस इतना पूछा जाता है कि विच इज द पार्ट ऑफ एट्रीब्यूशन एनालिसिस एंड विच इज नॉट। ठीक है। ये कैलकुलेशन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कैलकुलेट करके देख सकते हो अगर आपको समय मिले तो। जनरली नहीं आते। ये फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, बहुत इजी सा है। एक बार देख भी लोगे तो मान लो अगर कभी उनका मन किया एग्जाम डिफिकल्ट लेने का तो आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है। एट्रीब्यूशन एनालिसिस मैटर क्या करता है? मैनेजर की स्किल इवेल्युएट करता है, परफॉर्मेंस का डायग्नोसिस इन्फॉर्म करता है फ्यूचर स्ट्रेटजीज के बारे में। एट्रीब्यूशन एनालिसिस इज अ पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोर्स ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। ठीक है। बाय ब्रेकिंग रिटर्न इनटू एलोकेशन, सिलेक्शन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट। ठीक है। आपको पिन पॉइंट करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे तो बहुत छोटे में लिखा हुआ है, लेकिन है बहुत बढ़िया चीज। ठीक है। फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी बाय पोर्टफोलियो मैनेजर। तो एपीएमआई जो होता है उसने स्टैंडर्ड का वैल्यूएशन नॉर्म्स रखा है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो डेप्थ एंड मनी मार्केट सिक्योरिटी बाय पोर्टफोलियो मैनेजर शैल बी कैरी आउट इन अकॉर्डिंग ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूएशन। एपीएमआई जो सेल वैल्यूएशन एजेंसी है फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी लेवल प्राइस टू पोर्टफोलियो मैनेजर। मैंडेटरी यूज वैल्यूएशन सर्विस ऑब्टेन फ्रॉम वन टू और मोर इम्पेनल्ड वैल्यूएशन एजेंसी। ठीक है। ऑफ डेप्थ एंड मनी मार्केट। ठीक है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेयर वैल्यूएशन शैल बी दैट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ठीक है। ड्यू डिलिजेंस एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन, इसको अपन कल देखते हैं। ठीक है। क्योंकि आज ज्यादा हो जाएगा ये। यहां तक अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 के जो पार्ट्स है कुछ कुछ वो थोड़े से डिफिकल्ट है।